warm welcome to thorough newspaper analysis for 18th of March, which is brought to you by Law Seekho. Now let's proceed with today's agenda. तो आज हम पहले कुछ important national and international news updates की बात करेंगे and then this is going to be followed by legal updates. हमारे पास दो Supreme Court के decisions has to discuss. And thirdly, we have an editorial जिसका नाम है Endless Title and it was published in Indian Express. This editorial is essentially about the petition which is being filed before the Honorable Supreme Court by the government of Telangana against the governor of the state, saying कि state की जो governor है वो 10 bills को ना ही तो sanction दे रहे हैं, ना ही उनको reconsideration के लिए send कर रहे हैं, ना ही उनको reserve कर रहे हैं for president's assent, which is the mandate of Article 200 of the Indian Constitution, and September of 22 से उन bills को रोक रखा है, which is causing an inordinate amount of delay. Now let's proceed with the first news update in the national segment that we have. Essentially, Indian Railway is going to be net zero carbon emitter by 2030. This is what the concerned minister Ashwini Vaishnav has said in his reply in the Lok Sabha. उनका ये कहना है कि by 2030 Indian Railways is going to become net zero carbon emitter. और ये कैसे होगा? बिकॉज हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे पूरे रेल नेटवर्क का, जिससे हमारी जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, कोल एंड अदर सोर्सेज एज वेल, उन पर डिपेंडेंसी कम होगी और हमारी जो कार्बन एमिशन है वो उसकी रेट भी कम होगी. एंड वी आर गोइंग टू पावर द ट्रेन्स एंड जो स्टेशन है बाय रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो अगर आपने देखा भी होगा तो बहुत सारे रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर सोलर पैनल सेटअप हो जा रहे हैं, विंड एनर्जी का यूज़ बढ़ रहा है. एंड देन अदर देन दैट जो पॉइंट की स्ट्रैटेजीज होगी वो ये होगी कि हम शिफ्ट करेंगे डीजल टू इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन एंड हम प्रमोट करेंगे एनर्जी एफिशिएंसी को. ऑल्सो जो रेलवे की खाली ज़मीनें हैं उन पे मैसिव स्केल पर एफॉरेस्टेशन की प्लान्स हैं. एंड ऑल्सो LED लाइट्स स्टेशंस पर सारी जगह सब्सटीट्यूट हो जाएंगी. नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप बिकॉज जो इंडिया का दैट इज़ अ नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन गोल. बिकॉज इंडिया ने खुद पे एक गोल लिया है दैट कार्बन एमिशन जो है हमारा वो कट डाउन हो जाएगा बाय 33% बाय 2030. एंड ये ग्लोबल फोरम पर अग्रीड लिमिट है एनवायरमेंट अग्रीमेंट्स के तहत. तो दिस इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट रोल हियर बिकॉज ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो एक की और सब्सटैंशियल मिटिगेटिंग पोटेंशियल वाला सेक्टर था, जहाँ पे कि हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी से सब्सटीट्यूट करके एमिशंस हमारे कम कर सकते थे. एंड दैट इज़ बीइंग डन. नाउ द नेक्स्ट अपडेट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टअप सेक्टर. एक रिपोर्ट आई 2022 की विच वॉज बाय Bain and Company in collaboration with the Indian Venture and Alternate Capital Association, which is IVCA. इस रिपोर्ट के तहत इंडिया हैज़ टॉप्ड एंड इट हैज़ टॉप्ड चाइना बाय क्रिएटिंग 23 यूनिकॉर्न्स लास्ट ईयर हमने 23 यूनिकॉर्न्स क्रिएट करे. यूनिकॉर्न्स एसेंशली एक स्टार्टअप वो होगा या फिर कंपनी वो होगी जिसकी वैल्यूएशन एक सर्टन बेंचमार्क को क्रॉस कर जाती है. तो एज फार एज चाइना इज़ कंसर्न, चाइना के लास्ट ईयर 11 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स थे एंड इंडिया है 23. अगर हम 2021 की रेट्स के डेटा से कंपेयर करें, 2021 में वी हैड 44 स्टार्टअप्स. तो हमारे ऑल्दो 2022 में द रेट वाज हाफ द सक्सेस वी सॉ इन 2021 एंड 2021 में भी वी टॉप्ड चाइना. हाउएवर एक ट्रेंड जो इम्प्रेसिव नोटिसेबल हुआ है वो ये है कि 2022 में अ मेजर चंक ऑफ दीज स्टार्टअप्स दे वर फ्रॉम नॉन मेट्रो सिटीज़. टॉप 3 जो मेट्रो सिटीज़ है उनसे बाहर का था. तो दिस शोज़ अ ट्रेंड ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स जियोग्राफिकली. लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट अपडेट फॉर टुडे जो कि डिफेंस सेगमेंट में है. इंडिया ने ज्वाइन करा है सी ड्रैगन एक्सरसाइज ऑफ 2023. इंडियन नेवी ने डिप्लॉय किया है P-81 एयरक्राफ्ट टू US इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए. और ये 3rd एडिशन होगी इस एक्सरसाइज की जो कि 2015 से चल रही है एंड US नेवी के द्वारा दिस इज़ ऑर्गेनाइज्ड. इस एक्सरसाइज का बेसिकली दिस इज़ ए मल्टीलैटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है जिसमें कि ASW ड्रिल्स एडवांस लेवल की कंडक्ट कराई जाती है विद अदर टैक्टिक्स ऑल्सो. एंड देर आर लॉट ऑफ इंडो पैसिफिक कंट्रीज ऑल्सो जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इंक्लूडिंग जापान, देन दैट्स कनाडा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया अदर देन इंडिया. एंड इस साल की जो एक्सरसाइज है वो 15 मार्च से स्टार्ट होगी एंड दिस इज गोइंग टू बी कंडक्टेड टिल 30th ऑफ दिस मंथ. एज फार एज द नेक्स्ट अपडेट इज कंसर्न्ड, इंडियन नेवी ने अनवील करी है 2 नई ट्रॉफीज इन द मेमोरी ऑफ लेट जनरल बिपिन रावत
जो कि इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, एंड दिस इज डन ऑन द ओकेजन ऑफ हिज 65th बर्थ एनिवर्सरी. अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम इन एन एयरक्राफ्ट. As far as these two trophies are concerned, पहली ट्रॉफी है जनरल बिपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी फॉर विमेन, अग्निवीर ट्रेनी स्टैंडिंग फर्स्ट इन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट. सेकेंडली, जनरल बिपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी फॉर विमेन, ट्रॉफी फॉर मोस्ट स्पॉटेड नेवल हायर कमांड कोर्स of spotted officer at Naval Higher Command course at Naval War College in Goa. Now let's proceed with the next update for today. 18th March has been celebrated as the Ordnance Factory Day. Essentially ordnance factories क्या होती हैं, ये एक अक्रॉस इंडिया यूनिट है 41 फैक्ट्रीज और एस्टैब्लिशमेंट का, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग. जितने भी हमारे आर्म्स एम्यूनेशंस होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होती है. एंड 18th मार्च इसलिए ताकि हम सेलिब्रेट कर सकें द indispensable role which is played by these factories. And why 18th March? Because 18th March 1802 को the oldest India's oldest factory जो है उसमें प्रोडक्शन it was started in Kolkata. and अगर हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की बात करें तो इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इन एशिया. एंड अगर वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो इट स्टैंड्स एट 37th रैंक. Now let's proceed with the next update for today, which is about climate activism. She Changes Climate Campaign. This is an NGO, and this campaign has named Shreya Godawat as the ambassador for India. Shreya Godawat represent करेंगी इंडिया को as ambassador in a global campaign driving awareness of the crucial role of women in accelerating just climate action. हाल ही में इंटरनेशनल विमेंस डे के ओकेजन पर श्रेया गोदावत, शी इज़ ए क्लाइमेट एंटरप्रेन्योर, इन्होंने एक इवेंट होस्ट किया था जहाँ पर इस चीज़ पे भी काफ़ी डिस्कशन हुई थी कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन कि वो ऑक्यूपाई करें क्लाइमेट एक्टिविज्म की स्पेस को. नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट अपडेट फ्रॉम द लिटरेरी वर्ल्ड. Tamil writer Shiva Sankari, she has been selected for Saraswati Samman of 2022. KK Billa Foundation ने ये announcement करी है that she'll be conferred the very prestigious Saraswati Samman for her 2019 memoir Surya Vamsam. अगर हम इनकी लिटरेरी वर्क की बात करें, शी हैज़ एन एक्सेप्शनल स्टैंडिंग ऑफ 50 years of experience in the literary world. इन्होंने 39 novels लिखी हैं. Apart from that, she has 150 short stories to her title and 15 travel related stories, other critical and important essays, and also 3 biographies, including one on the former Prime Minister of India, श्रीमती इंदिरा गांधी. इनका एक बहुत ही एक्सेप्शनल एंड चर्चित और काम है, वो है निट इंडिया थ्रू लिटरेचर, जहाँ पर इन्होंने, और विच इज़ पब्लिश्ड इन 18 लैंग्वेजेस, लिटरेरी जायंट्स की इंटरव्यूज़, उनकी जर्नीज़ को स्टोरीज़ की फॉर्म में प्रेजेंट किया है. इनकी जो एंटायर वर्क है 50 years की जो स्पैन में, वो बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस में इट इज़ बिन ट्रांसलेटेड. अपार्ट फ्रॉम दैट, जापानीज एंड यूक्रेनियन लैंग्वेजेस ऑल्सो स्पीक ऑफ हर वर्क. एंड एज फार एज दिस अवार्ड इज़ कंसर्न्ड, तो ये पिछले 10 years की लिटरेरी लेजेंड्स की वर्क को देखते हैं. एंड इम्पॉर्टेंटली और इंटरेस्टिंगली रैदर, जो ये पैनल है कमेटी का सिलेक्शन का, जो डिसाइड करती है कि हु इज़ गोइंग टू बी कॉन्फर्ड दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड, इसके चेयरपर्सन है, दिस इज़ हेडेड बाय अ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिनका नाम है AK सिकरी, जस्टिस अर्जुन कुमार सिकरी. नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट अपडेट फॉर टुडे. RBI, which is the Central Bank of India, similarly, RBI has entered into a memorandum of understanding with its counterpart in UAE, the Central Bank of UAE, on interoperability of their central bank digital currencies. ये एक बहुत ही essential डेवलपमेंट है फिनटेक सेक्टर में. दोनों कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स ने MOU किया, जिसमें बहुत सारे इमर्जिंग एरियाज़ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के कवर करे गए, स्पेशली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज. जैसे कि हमारे पास अभी जो द करेंसीज, फिजिकल करेंसी दैट वी हैव, रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है क्रिप्टो करेंसीज एंड बहुत सारी अदर डिजिटल करेंसीज की इमर्जेंस को. बट उसमें जो सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि देयर वाज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी ओइंग टू द लैक ऑफ लीगल रिकग्निशन टू दीज करेंसीज. बट जो CBDTs हैं, ये लीगल टेंडर है, दे आर रिकग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक्स. एंड इनफैक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन उन्होंने
एक कॉन्सेप्ट नोट भी रिलीज किया था अबाउट दीज करेंसीज, एंड इफ यू वांट यू मे गो एंड रीड दैट अप एज टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज करेंसीज, हाउ आर दे गोइंग टू वर्क. बट ये फियाट करेंसीज के साथ एक्सचेंज हो सकते हैं. वी कैन यूज देम जस्ट एज फिजिकल करेंसीज आर बीइंग यूज्ड. Now, as far as our next update is concerned, we have come to the segment of legal updates. Pehli is with respect to Article 30. Supreme Court has recently held that एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो नहीं क्लेम कर सकती कंप्लीट इम्यूनिटी फ्रॉम द एक्सरसाइज विच इज अंडरटेकन बाय एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमिटी बाय क्लेमिंग कि उनके पास प्रोटेक्शन है आर्टिकल 30 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर केस इज आइकॉन एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. नेक्स्ट अपडेट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन दैट इनकी जो वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड. सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि कन्विक्शन इट कैन बी सस्टेन्ड इफ द कन्फेशन प्रोवाइडेड इज प्रूव टू बी ट्रू और वॉलंटरी. तो अगर किसी ऑफेंडर ने, अक्यूज्ड ने एक एक्स्ट्रा जुडिशियल आउट ऑफ कोर्ट कन्फेशन किया है इन फ्रंट ऑफ एनी एंटिटी फॉर दैट मैटर, एंड अगर वो कन्फेशन इट इज़ प्रूव्ड टू बी true, blotless, blot free and voluntary without any ounce of coercion or force involved, तो कन्विक्शन उसके बेसिस पे हो सकती है. बट कोर्ट ने ये कहा है कि जो प्रोबेटिव वैल्यू है, जो एविडेंशियरी वैल्यू हम अटैच करेंगे ऐसे सॉर्ट ऑफ कन्फेशन को, वो डिपेंड करेगा कि किसको दी गई है. नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर केस इज पवन कुमार चौरसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. Now let's come to the editorial for today. So as far as this editorial is concerned, we understood or very briefly the why of it. तो recently क्या development हुई है कि the government of Telangana उन्होंने petition file करी है before the Honorable Supreme Court, wherein they've sought direction to the governor of the state to grant assent to bills which are passed by the state assembly. The governor उन्होंने क्या किया है, 2022 के सितंबर से कुछ 10 बिल्स हैं जो कि पेंडिंग है, उनको ना ही अप्रूवल दिया है, ना ही उनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सेंड किया है फॉर रिकन्सिडरेशन, एंड ना ही एनी ऑफ दिस बिल इज रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, जो कि मैंडेट है आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो बिफोर वी प्रोसीड विद द एडिटोरियल, लेट्स हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, बिकॉज उससे हमें गवर्नर के रोल की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. तो ये आर्टिकल एसेंशियली कहता है कि अगर कोई बिल एंड जो कि ऑफ कोर्स होता ही है, जैसे ही कोई बिल किसी लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर अगर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड असेंबली से पास हो जाता है फॉलोइंग द प्रोसीजर ले डाउन इन दी पार्लियामेंट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बाद वो जाता है गवर्नर के पास असेंट के लिए. गवर्नर जो है वो या तो असेंट देंगे या फिर असेंट नहीं देंगे, उसको विद होल्ड करेंगे या फिर उसको रिजर्व करेंगे बिल को प्रेसिडेंट की असेंट के लिए, कंसिडरेशन के लिए. एंड दिस इज़ टू बी डन एज सून एज पॉसिबल. तो टाइम लाइन नहीं दी गई है कोई, बट इट इज़ अज्यूम्ड एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द गवर्नर कि वो एज सून एज पॉसिबल एक्ट करे उस पर. अब गवर्नर को अगर लेट्स से रिकन्सिडरेशन के लिए वो बिल भेजना है तो वो एक बार ही रिकन्सिडरेशन के लिए भेजते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को, कुछ अमेंडमेंट विद ए रिक्वेस्ट, एंड उसमें वो मैसेज करते हैं, दे पुट फॉर्थ ए मैसेज कि क्यों उसकी रिकन्सिडरेशन ज़रूरी है, एंड दे स्पेसिफाई कि क्या कोई पूरा एंटायर प्रोविजन में अमेंडमेंट लाने की, किसी एक प्रोविजन में अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है, पूरा ऑल टुगेदर एक्ट ही न्यू लाना है. अब नाउ इट डिपेंड्स ऑन दी लेजिस्लेटिव असेंबली वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट. एंड अगर लेजिस्लेटिव असेंबली विद और विदाउट अमेंडमेंट फिर से वो बिल गवर्नर के पास भेजता है तो गवर्नर इज बाउंड टू गिव एसेंट टू द सेम. दिस इज द मैंडेट ऑफ 200 आर्टिकल. नाउ द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, उनका अपनी पेटिशन में ये कहना है कि गवर्नर जो है वो इज एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, जो कि वो नहीं कर सकते बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 163 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज वहाँ पे गवर्नर को अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करनी होती है विद द एडवाइस विच इज़ गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज़ हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. तो असेंशली जो गवर्नमेंट एड एंड एडवाइस देगी गवर्नर को, उनको अपनी डिस्क्रिशन उसी में एक्सप्रेस करनी है, वो इंडिपेंडेंटली नहीं एक्ट कर सकते, इंडिपेंडेंट ऑफ द कैबिनेट. नाउ अगर हम गवर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करें तो उनका ये कहना है दैट शी हैज़ बीन बॉयकॉटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड दैट हर क्वेरीज आर नॉट बीइंग आंसर्ड. इनफैक्ट जैसे ये पेटिशन फाइल हुई थी उसके
कुछ टाइम बाद ही देयर वाज अ ट्वीट फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द गवर्नर एंड उन्होंने वहाँ पे कहा कि द गवर्नर्स ऑफिस इट इज़ क्लोजर देन न्यू दिल्ली, सिग्निफाइंग कि द government is not acting in a very courteous manner and it is unfair towards her. Now see, the editorial also highlights the fact that the inaction of governors, it has been brought up for judicial scrutiny time and again, and ये जो number of instances ऐसे ज़्यादा हो रहे हैं, it reflects poorly on the relationship shared between the office holders of Raj Bhavan and the chief ministers. And इस editorial में एक पंजाब का instance भी cite करा गया है जहाँ पे कि assembly की summoning नहीं करी गई थी by the governor and the matter went to before the high court, but then eventually the governor agreed and said that the summoning will be done when the government wants. Now as far as the stand of the government is concerned, तो उनका कहना है that the governor is acting independent of the cabinet. Now the question that arises is whether the governor should decide on its legality, the legality of the bill, or the legislature's competence each time a bill is presented for assent. There is also no explanation as to why the governor's bills are not being replied to by the government's bill for months at a time. This is the question that is going to be addressed by the Honorable Apex Court maybe. Now this is that's all we have for this editorial today. And in case you want to have an understanding of the PDF slides that in case you want to have access to the PDF slides that we use in this video and you want to have access to free study material as well, I would request you to please join our Telegram channel using the link which is given in the YouTube video's description. You may also scan the barcode. अगर आपको लॉ सीखो से contact करना है, these are the point of contacts for the same. And जो पिछले दिन का TNA है, TNA quiz है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Thank you for being with us.